है कि मैं मेरी जिम्मेदारी से मैंने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मैंने बजट मुख्तस किया था। जनरल बोर्ड ने वो बजट दूसरे मद में खर्चा करा। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब से। आज की महासभा का क्या मकसद था? आज की जो महासभा थी उसमें ज़्यादातर जो उन्वानात थे, जो विषय थे, वो ज़मीन के ताल्लुक से थे। ऐसी ज़मीन जो डीपी प्लान में रिज़र्व है और आज तक कॉरपोरेशन ने उन ज़मीनों को ख़रीदा नहीं है या उनको अभी तक के परचेस नोटिस नहीं दिया है, उसके बारे में लाहे अमल तैयार करने के लिए वह आज के ज़्यादातर विषय जो थे ज़मीन के ताल्लुक से महासभा में आए थे। बहुत से उसमें इस तरीके के विषय थे। ऐसी ज़मीनें खरीदना था जो 20-20, 25-25 साल से रिजर्व है, लेकिन आज तक कॉरपोरेशन ने ना उनको परचेस नोटिस दिया, ना कोई किसी तरीके की कार्रवाई की उसको अपने ताबे में लेने के लिए। आज मेरे वार्ड के वार्ड नंबर 21 में जो गट नंबर 117 है वो कब्रस्तान के लिए रिजर्व है। उस जगह को भी कब्रस्तान के लिए खरीदना चाहिए, ये प्रपोजल आज महासभा में था। मैं इस ताल्लुक से महासभा में मेरा ये कहना था कि जो ज़मीनें आज हमको ख़रीदना है, आज हमें उनकी हालिया कंडीशन भी देखना पड़ेगी, वस्तु स्थिति भी देखना पड़ेगी कि आज वो जगह किस हालत में। इससे पहले भी हमने जिन ज़मीनों को खरीदी किए हैं वहाँ पर बहुत सारे अतिक्रमण बस चुके हैं, लोगों ने वहाँ पर कॉरपोरेशन की ज़मीन पर गाजिबाना कब्जा कर दिया है और जिस मकसद के लिए ज़मीन रिजर्व है वो हमारे काम में नहीं आ रही है और आवाम का पैसा ऐसे ही ज़ाय हो रहा है, ज़मीन मालकान को अदा किया जा रहा है। 117 गट नंबर 117 संगमेश्वर शिवार हीरापुरा में जो जगह है उसके ताल्लुक से मेरा ये कहना था कि ये कब्रस्तान के लिए ज़रूरी जगह है, हमें लेना चाहिए। ये शहर के लिए और उस इलाके के लिए नहायत ज़रूरी है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन का जो दूसरा हिस्सा रिज़र्व नहीं है, वो कब्रस्तान के लिए जो रिज़र्व हिस्सा है उसके आगे का हिस्सा है। बहुत से जो है ज़मीन मालिकान ने वहाँ पर गैर कानूनी टुकड़े और प्लॉट बनाकर इस तरीके से बेच दिया है कि हम अगर कब्रस्तान के लिए वो जगह लेते हैं तो कब्रस्तान के हमें जो है जो हमारे जनाजा ले जाने के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं रहेगी। तो ये हालात आज वहाँ की ज़मीनों पर आ गए। हर तरह की ज़मीन यहाँ पर बहुत से जगह जो थी वो प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व है, कुछ ज़मीन लाइब्रेरी के लिए रिजर्व है, कुछ ज़मीन जो है फायर स्टेशन के लिए रिजर्व है, लेकिन आज वहाँ पर अतिक्रमण बस चुका है। हमारा प्रशासन को ये बोलना है कि आप अगर जगह खरीदी की नोटिस जब ज़मीन मालिक को दे रहे हैं और इसको कलेक्टर की तरफ इस प्रपोजल को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर करने से पहले आप ज़मीन की जो असल हकीकत है उसको भी नज़र में लाए। वहाँ पर कितना अतिक्रमण है या ज़मीन मालिक की जानिब से कितने ज़मीन को टुकड़े बनाकर बेच दिया गया है या वहाँ की आज के हालात क्या है। लेकिन हो क्या रहा है कि बस पूरी ज़मीनों को विषय को एक जगह क्लब करके उसको कलेक्टर की तरफ भेजने का और वो ज़मीन के पैसे ज़मीन मालकान को देने का, ये एक सोची समझी साजिश और एक सोचा समझा करप्शन है। ये अचानक इतनी बेदारी आ गई कि 10 से 12 ज़मीन खरीदी की नोटिस एक साथ दी जा रही है। इसमें बरसरे इक़्तिदार का क्या मामलात है, क्यों ये अचानक यानी बाढ़ आ गई ज़मीन खरीदी का, ये समझ में नहीं आया। इससे आपको क्या लगता है शहर की आवाम का कितना नुकसान हुआ है? ये सरासर शहर की आवाम के पैसों का गलत इस्तेमाल है। अगर जो जगह आज हम खरीद कर उसको उस इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं जिस मकसद के लिए वो रिजर्व है, तो ये पैसों का बेजा और गैर इस्तेमाल ही कहा जाएगा। इसमें आवाम का नुकसान है। हाँ, अगर वो जगह जैसे मैं 117 के गट नंबर 117 के कब्रस्तान की जो डिमांड कर रहा हूँ, आज हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम वहाँ अतिक्रमण होने से रोक सकते हैं। अगर हम वो अतिक्रमण होने से रोक लिए तो बहुत शहर का जो है ये जुनूबी हिस्सा बहुत ज़्यादा वो कब्रस्तान का फ़ायदा होगा, शहर की आवाम को फ़ायदा होगा। जो यहाँ आज आबादी बढ़ते जा रही है, आप देखेंगे कि 11,000 कॉलोनी बन गई। हाईवे के पीछे भी एक बड़ी बस्ती बस चुकी है, लेकिन कब्रस्तान का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है।
जो लोग हैं अपने मुर्दे जो है बड़े कब्रिस्तान में या छोटे कब्रिस्तान दीगर कब्रिस्तानों में लेकर जाते हैं नहायत दुश्वारी के साथ। बारिश पानी के मौसम में तो यकीन मानिए कि बारिश बारिश थम जाने के बाद कीचड़ सूखने के बाद जनाजा ले जाने का नज्म किया जाता है। ऐसे हालात है, ऐसे में 117 का जो कब्रिस्तान है वो खरीदना नहायत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले की महासभा में भी ये बोला था कि हमारे पास ज़मीन खरीदी के 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी है कि आप ज़मीन मालक को बुलाकर उससे नेगोशिएशन करें, उससे आप रेट तय करें कि आप ये रेट हम आज देंगे, आप इसको ले तो लाल में ना डालिए, आप इसे ये अगर आप इसको कलेक्टर की तरफ भेजेंगे, कलेक्टर जो रेट तय करेगा वो जमीन मालक को मंजूर नहीं रहेगा, जमीन मालक हाईकोर्ट में चला जाएगा, हाईकोर्ट के बाद वो मामला ले तो लाल में पड़ जाएगा, पेचीदा होते जाएगा। इसलिए आज हमारे पास जो कानून ने हमको इजाजत दी है कि जमीन मालक को बुलाकर हम उससे रेट तय कर सकते हैं फेस टू फेस, वो ऑप्शन को अपनाइए ताकि जल्द से जल्द रेट तय भी हो जाए। और आज वहां पर जो जमीन अतिक्रमण होने पर यानी अतिक्रमण जहाँ नहीं हुआ है वो भी हमारे ताबे में वो जगह आ जाए और कब्रिस्तान हमारे यूज में आ जाए। अभी हमने देखा कि कारपोरेशन में 4 गाड़ियां जनाजा ले जाने का इंतजाम कर दिया गया, लेकिन कब्रिस्तान बनाने का इंतजाम नहीं हुआ। रमजानपुरा जहाँ एक बड़ी बस्ती है, लाखों की तादाद में वहाँ पर भी लोग रहने लगे, लेकिन अभी तक कई सालों से लोग पूछ रहे कि यहाँ कब्रिस्तान कब बनेगा। अब इससे पहले उन्होंने कहा कि भाई गाड़ियाँ आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, नंबर दे दिए जाएंगे। पूरे यानी महानगर पालिका के जरिए जो भी इंतजाम हो रहे हैं वो थूक से छिड़काने के मुतरादिफ हो रहे हैं, जिसको आम जबान में बोलते हैं ना कि थूक से छिड़काया जा रहा है। कोई मुस्तकिल हल की तरफ कारपोरेशन जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हमारे पास 11,000 कॉलोनी में कब्रिस्तान की जगह हमारे पास अवेलेबल है तो हमें वहां नज्म करना चाहिए, ना कि गाड़ी का इंतजाम करना चाहिए। जो मुस्तकिल हल है उस पर जाना चाहिए। ये कि कब्रिस्तान की जगह खरीद कर उसको ट्रस्ट के हैंडओवर करके जल्द से जल्द वहाँ कब्रिस्तान शुरू करना चाहिए। ये क्या 4 गाड़ी ले लिए, 5 गाड़ी ले लिए, ये कोई उसका हल नहीं है। और गाड़ियां भी जो ली गई है कब्रिस्तान कब शव यानी डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी के नाम पर, वो गाड़ियां भी ऐसी है कि जिसका हम आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एक 6G गाड़ी है जो पॉल्यूशन का एक स्टैंडर्ड है 6G और 4G, ये 4G गाड़ियां ली गई है। इसका पॉल्यूशन के जो अकॉर्डिंग पॉल्यूशन रूल ये गाड़ियां बैठती नहीं है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और इसलिए ये गाड़ियां कम कीमत पे मिल रही है। लेकिन आज हमने ये गाड़ियां रेगुलर कीमत पर कारपोरेशन ने ले ली है, ये भी एक आवामी पैसों का नुकसान है। 4G गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन किसी सूरत में नहीं होता है। CRTM हमको मिला है, CRTM एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रहता है, आप कहीं से भी ले लो, आपके जिले में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, उस ताल्लुक से CRTM मिलता है। CRTM पर हमने गाड़ी लेकर आ गए हैं, वो 4G गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने वाला है, आने वाले वक्तों में वो स्क्रैप होने वाली है। दूसरा एक विषय हमने महासभा के अंदर ये सुना कि प्राइमरी स्कूलों के ताल्लुक से कुछ बहस चल रही थी। प्राइमरी स्कूल के ताल्लुक से ऐसा था कि आज जो है वो 2 टीचर, एक टीचर का मैचुअल ट्रांसफर आपसी जो है वो मैचुअल ट्रांसफर की एक विषय था और दूसरा विषय था कि एक टीचर के बदले दूसरा टीचर जो है जिला परिषद के टीचर को हटाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टीचर को वहाँ भेजना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टीचर को यहाँ लाना है। ऐसा मामला है कि एक तो पहली बात ये है कि मैच्योर ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा कर रखी है। तो हाईकोर्ट का मानना है कि एक मैच्योर ट्रांसफर में एक चीज़ ये होती है कि एक टीचर जो सर्विस के एकदम रिटायरमेंट के करीब आ जाता है, उसका साल 2 साल बचता है और उसको वो मैच्योर ट्रांसफर लेकर एक ऐसे टीचर को यहाँ भेजता है जिसकी सर्विस ज़्यादा है, जिसका इसके पे स्केल ज़्यादा है और जिसका लोड कारपोरेशन पर पड़ता है। इसकी वजह से इसमें हाईकोर्ट ने एक जजमेंट भी दी है, इसलिए जब जो चीज कानून से आज नहीं हो सकती है बिला वजह उसको लाकर महासभा में करना, ये भी महासभा के वक्त का जाय करना है। उसको महासभा में लिया तो गया, लेकिन शिक्षण अधिकारी को भी मतलब उसमें इनवाइट नहीं किया गया, उसको वो ज्वाइन भी नहीं किया। शिक्षण अधिकारी को जो है वो उस वक्त जो है हमारे जो प्रशासन अधिकारी है जो जिनके जिम्मे पर स्कूल बोर्ड है कापड़नी साहब, वो तो खैर HOD है, वो भी सक्षम है इस बात के जवाब देने के लिए जितना उसका प्रशासन अधिकारी है।
वो लेकिन ये जो है गए लापरवाही बरती जा रही है महानगर पालिका में। ये चीज बहुत बढ़ते जा रही है कि संबंधित अधिकारी हाजिर नहीं रहते और खुलासा जवाब नहीं होता इस बात का। अब ये जो ट्रांसफर है और म्यूचुअल ट्रांसफर है, इस पे क्या धोरण तय किया है ये तो सदस्य को भी नहीं मालूम। ऑनलाइन मीटिंग का एक ये भी नुकसान है कि इसमें क्या धोरण तय हुआ है। एक विषय ऐसा था कि हमने आपसे, जब आपको स्टैंडिंग चेयरमैनशिप मिली थी, तो हमने आपसे पूछा था कि आपका तालीम के ऊपर क्या वक्तव्य रहेगा। तो आपने कहा था कि मैं सीआईटी आएगा पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। मैं अक्सर मतलब जब किसी का इंटरव्यू देता हूँ तो ये सवाल मेरा हर वक्त रहता है कि प्राइमरी स्कूलों के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी वापस से स्कूलें शुरू हो गई है, लेकिन स्कूलों की हालत फिर जो के हुई है। इसको लेकर आप कितना मतलब संजीदा है? देखिए, एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहने की हैसियत से जो बजट पेश किया था उसमें हालात कोविड के थे। पूरा मामला कोविड, पूरा यानी पस मंज़र कोविड के इर्द गिर्द था। इसलिए मैंने जो वादा किया था कि मैं सेहत आम्मा पे ध्यान दूंगा, मैंने बजट का मेरे तरफ से, मेरी जानिब से बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमने अली अकबर के डेवलपमेंट पर के अली अकबर को डेवलप करने के लिए हमने मुख्तस किया था। वहाँ पे जो जदीद आलात है, मिशनरी है, वो लाने के लिए हमने बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुख्तस किया था। लेकिन इसके बाद महासभा थी, महासभा में वो तमाम बजट जो है मूलभूत सुविधा जिसको हम रोड गटर बोलेंगे उस पर वर्ग कर लिया गया, ना कि मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के उसके बजाय रोड और गटर जो आम तौर से होता है, जिसमें अब मैं बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बातें नहीं करना चाहता। एक ये जिम्मेदारी की बात है कि मेरी जिम्मेदारी से मैंने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मैंने बजट मुख्तस किया था। जनरल बोर्ड ने वो बजट दूसरे मद में खर्चा करा। 4 साल शहर के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और आखिरी के साल में सारे काम को मतलब अंजाम देकर आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जिस रोज़ से मैं कॉरपोरेटर बना हूँ, मैं जब भी मेरे से शहर की तामीर पर सवाल किया जाता है उस वक्त मेरा एक पैटर्न सेंटेंस रहता है एकदम फिक्स कि जब तक शहर को बुनियादी सहूलतों से आरास्ता नहीं किया जाएगा, जब तक कि ये शहर तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। बुनियादी सहूलतों से मुराद, बार बार मैंने इसको वाज़े तौर से बताया कि रोड, गटर, नल, लाइट ये बुनियादी सहूलतें। जब तक ये फैसिलिटीज़ हम आम शहरियान तक के नहीं पहुंचाते, इसकी प्रोवाइड नहीं करते और उसके अलावा हम ताजमहल बना ले, कुतुब मीनार बना ले, यकीनन ये शहर तरक्की याफ्ता कहला ही नहीं जा सकता। हमें तो रोज़ अव्वल से जिस दिन कॉरपोरेटर चुन कर आए, पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहना चाहिए, अव्वलियत ये रहना चाहिए कि हम सबसे पहले शहरियान को या हमारे वार्ड के रहने वालों को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराए। हमारे पास बहुत से लोग आए कि आपके पास बजट है, पहले आप ये काम कर दो, पहले ये गेट बना दो, यहाँ पर ये फाउंटेन बना दो, ये सुशोभीकरण का, ये ब्यूटिफिकेशन का काम कर दो। लेकिन हम जिस मकसद के लिए चुन कर गए हैं, लोकल सेल्फ बॉडी का जो काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलतें पहुंचाना, और हम लोकल सेल्फ बॉडी के मेंबर चुन कर गए हैं। हमारी प्रायोरिटी, हमारी अव्वलियत, हमारा प्राधान्य ये रहना चाहिए कि हम आवाम को बुनियादी सहूलतें पहुंचाएं, ना कि लोगों यानी किसी तरीके का अपने नाम और नमूद के लिए, राजकारण के लिए कोई चीज़। बुनियादी सहूलतें ही हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए, ये मैं बारहा कहता हूँ। अब कुछ लोगों का मामला, आपने जैसे सवाल किया कि शुरुआत के दिनों में नहीं करते, आखिर के दिनों में करते, इसकी वजह तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन पिछली बॉडी के भी अराकीन से मैं गुजारिश करता हूँ और आने वाले जो चुनकर आएंगे उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत अब नगर सेवक, कॉरपोरेटर, आपका कमिटमेंट ये रहना चाहिए कि सबसे पहले मैं अपने वार्ड की आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराऊँ।